चलिए, हाय बच्चों, आप सभी को स्वागत है पैरामाउंट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी बच्चे के एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। चलिए, सभी बच्चों को मतलब से गुड इवनिंग, सभी बच्चों को मतलब से गुड इवनिंग। सभी बच्चे को स्वागत है आज क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर में। सभी बच्चे को स्वागत है आज के सेशन में। चलिए, हम लोग आज जो है क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आज मेरा तीसरा लेक्चर होने वाला है। और तीनों लेक्चर के मतलब आज जो तीसरा लेक्चर है सभी लेक्चर के बारे में क्या करेंगे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप सभी को याद होगा दो लेक्चर तक हो गया था। आज हम लोग क्या करेंगे तो इस पर तीसरा लेक्चर देखेंगे। यानी आज मेरा क्लास यहाँ से शुरू होने वाला है, यानी प्रकाश के अपवर्तन से शुरू होने वाला। आई होप दो लेक्चर में जितना भी पढ़ाया गया है आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। लगभग 40 मिनट का क्लास हम लोग लेंगे, 40-45 मिनट जितना हम लोग होगा उतना देखेंगे। ओके, उसके बाद क्लास हम लोग समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं तो मेरे बच्चों, आज से जो हम लोग शुरू करने वाले क्या हैं तो प्रकाश का अपवर्तन। आज से हम लोग क्या शुरू करेंगे तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये जो प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है यानी प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूरी तरह डिस्कशन हो गया है। आज के सेशन में से हम लोग क्या शुरू करेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन। ये जो प्रकाश का अपवर्तन जो मेरे बच्चों जो होती है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज से हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद करते हुए सभी चीज़ के बारे में एक एक करके जानना और डिस्कशन करना हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से आप सभी के सामने प्रकाश का अपवर्तन क्या है शुरू होता है और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो शुरू करेंगे। क्या होती है प्रकाश का अपवर्तन, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेरे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश का जो अपवर्तन होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या डिफिनेशन लिखा गया है देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह मार्ग अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, जैसे शीशा, वायु, जल आदि। यानी जो लिखा गया इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, जो लिखा गया उसका मतलब क्या हुआ तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है। तो सपोज इमेजिन कीजिए ये मेरा एक अलग माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है और ये मेरा दूसरा माध्यम है और इसके सामने एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ यानी नॉर्मल डालेंगे ऐसे। तो जब प्रकाश की किरण क्या होगी मेरे बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगी तो अपने पथ से अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है तो विचलित हो जाती है। और विचलित होने की घटना को ही क्या बोल देंगे तो प्रकाश का अपवर्तन बोल देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण क्या होती है मेरे बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो, यानी जाना चाहिए ऐसे, लेकिन देखिए थोड़ा सा अविलंब क्यों झुक गई, ऐसे हो जाएगी या अविलंब से थोड़ा ऐसे हो जाएगी, लेकिन सीधे नहीं जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या कहलाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल का बात करें, देखिए जैसे मेरे बच्चों अगर एग्जाम्पल का बात करें तो देखिए क्या क्या हो जाएगा।
चलिए शुरू किया जाए। अगर बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर कोई भी लाइट रे अगर एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंट्री करती तो अपने थोड़ा सा पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती, और विचलित होने की इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या बोल देंगे, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देंगे, यानी प्रकाश का अपवर्तन बोल देंगे। ओके, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आई होप डायग्राम के द्वारा आप सभी बच्चे को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरिकल और कंसेप्चुअल और थोड़ा जो डायग्राम जितना भी समझाने की कोशिश करेंगे सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, देख लीजिए आगे। अगर बात करें नेक्स्ट, अगर यहाँ से अगर नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अगर डिस्कशन करें तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। तो मेरे बच्चों अगर बात करें अपवर्तन, प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में क्या हो जाती है मेरे बच्चों, तो परिवर्तन का कारण बन जाती है। अगर बात करें ये जो प्रकाश का अपवर्तन जो होती है मेरे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, ये जो प्रकाश का अपवर्तन होती है तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो मेरा आंसर होगा 2। हमेशा याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे बच्चों, तो मेरा आंसर होगा 2। पहला नियम क्या होती है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं मेरे भाई, एक ही मिरर यानी तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या होगी, तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ होती है उसी को स्नेल लॉ के नाम से जाना जाता है। यानी मेरे बच्चों कह सकते हैं तो आपतन कोण की ज्या जो होती है, अपवर्तन कोण की ज्या एक क्या होती है मेरे भाई, कांस्टेंट यानी नियतांक हो जाती है। तो यहाँ लिखा गया है जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक क्या हो जाती है मेरे बच्चों, तो नियतांक हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते, एक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में डाला गया नॉर्मल, तीनों एक ही क्या होती है मेरे भाई, नॉर्मल एक ही प्लेन पर होती है। दूसरा आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या एक क्या बन जाती है मेरे भाई, कांस्टेंट यानी नियतांक बन जाती है। और प्रकाश के अपवर्तन के जो ये दूसरा नियम है इसी को हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के जो ये दूसरा नियम है इसी को हम लोग स्नेल नियम के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए आगे अगर नेक्स्ट अगर बारे में डिस्कशन करें तो देख लीजिए यहाँ पे अगर बात करें स्नेल का नियम, अगर स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या होती है तो देख लीजिए जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या जो होती है अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होती है, और इस नियम को ही क्या बोल देंगे मेरे बच्चों, तो स्नेल का नियम बोल देंगे। और स्नेल का नियम का एक फॉर्मूला भी जानते होंगे क्या, तो म्यू जो होती है मेरे बच्चों क्या होती है, तो वह साइन आई अपॉन साइन आर के क्या होती है, तो बराबर होती है। यही मेरा क्या होती है, स्नेल लॉ होती है। यानी हमेशा याद रखिएगा म्यू जो होगी साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर हो जाएगी, और इसी को क्या बोल देंगे, तो स्नेल का नियम बोल देंगे। यानी हमेशा याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन, यानी मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना आप सभी को क्या याद रखना है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा आप सभी को क्या याद रखना है, आप सभी को क्या याद रखना है, तो हमेशा याद रखिएगा इसी को क्या बोल देंगे, स्नेल का नियम। स्नेल यानी कहने का मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है उसी को क्या बोल देंगे, तो स्नेल का नियम बोल देंगे। उसी को क्या बोल देंगे, स्नेल का नियम, यानी म्यू बराबर साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, तो साइन आर हो जाएगा। तो अगर बात करें इसके आगे देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग क्या होती है। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा डायग्राम आप सभी को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों, क्या थोड़ा सा डायग्राम समझिएगा। यहाँ पे सपोज इमेजिन कीजिए ये क्या है मेरे भाई, तो दो माध्यम होगा, ऊपर वाला मान लीजिए मेरा क्या है, ऊपर वाला मेरे बच्चों मान लीजिए मेरा क्या है, तो विरल माध्यम हो गया, और नीचे वाला सघन माध्यम मान लीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण, मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो हमेशा याद रखिएगा वह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाती है। यानी हमेशा याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण, जब कोई भी प्रकाश की किरण को जब क्या करेंगे, तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम, यानी जब कोई भी प्रकाश की किरण को जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की जाती है यानी कराई जाती है, जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश की किरण अविलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और दूसरा यही कंडीशन होती है मेरे बच्चों, दूसरा यही कंडीशन होती है जब प्रकाश की किरण को, जब कोई भी प्रकाश की किरण को जब सघन से विरल,
यानी जब कोई भी प्रकाश की किरण को विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में भेजा जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन जब प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विकिरण माध्यम भेजा जाता है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, तो दूर हट जाती है। तो दो लॉ याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट और अच्छी चीजें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला क्या याद रखना है, तो जब प्रकाश की किरण को विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में भेजेंगे तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप सभी को क्या याद रखना है, तो जब कोई भी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में भेजी जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, तो दूर हट जाती है। ओके, चलिए दोनों चीज आप सभी को याद रखना है। वही लिखा गया, देखिए यहाँ पर एक क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए एक कांच का स्लैब है, यहाँ पर देखिए एक कांच का स्लैब है। क्या किए, जब कोई भी प्रकाश की किरण जब कोई भी प्रकाश की किरण आया तो क्या करेगा, जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गई। और फिर जब तीसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी तो वह क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अगर बात करिए यहाँ पे एंगल आई बन गया, यहाँ पे एंगल आर बन गया, ये नॉर्मल का काम करेगा। और यहाँ पर नॉर्मल ए बी हो गया और यहाँ एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। और यही दोनों कोण के बीच के निर्गत कोण बोल देंगे। ये प्रकाश की किरण हो गया, यानी ये निर्गत किरण हो गया, ये निर्गत कोण हो गया। ये बात फिनोमेना आप सभी को याद रखना, ये क्या है फिनोमेना आपके लिए क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखिए, यहाँ से दूसरा चीज क्या आप सभी के लिए शुरू होता है। अगर बात करें मेरे बच्चों सघन माध्यम क्या होती है, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी वह मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या होती है, मच यानी अधिक होती है, उससे क्या बोल देंगे, सघन माध्यम बोल देंगे। इस माध्यम के कण अधिक घने होते हैं, यानी कहने का मतलब सघन माध्यम, कहने का मतलब वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। और हमेशा याद रखिएगा सघन माध्यम में कण क्या होते हैं, अधिक होते हैं। वही विकिरण माध्यम के बारे में डिस्कशन करें तो हमेशा याद रखिएगा वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह क्या कहलाएगा, विकिरण माध्यम। और इसमें हमेशा याद रखिएगा इसमें कणों का घनत्व क्या होती है मेरे बच्चों, तो कम होती है। यानी सघन माध्यम में आप सभी को क्या याद रखना है, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा इस माध्यम में अपवर्तनांक क्या होती है, अधिक होती है। यानी हमेशा याद रखिएगा जिस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होती है उसको सघन माध्यम बोल देंगे। और विकिरण माध्यम कहने का मतलब वह माध्यम जिसमें रिफ्लेक्टेड इंडेक्स यानी अपवर्तनांक उसमें कम होती है तो उसको क्या बोल देंगे, विकिरण माध्यम बोल देंगे। और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट एक लिखा गया है क्या, किसी माध्यम का सघन और विकिरण होना दो माध्यमों के बीच का तुलनात्मक अध्ययन है। यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष अधिक सघन है कि अधिक मेरे बच्चों क्या है, तो विकिरण है। ये बात आप सभी को याद रखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली परिघटनाएं, इसमें क्या लिखा गया, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़कर आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया देख लीजिए यहाँ पे मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा गया देख लेते हैं थोड़ा सा। शीशे के गिलास में रखा पेंसिल चम्मच मुड़ी हुई नजर आता है। मेरे बच्चों अगर शीशे के गिलास में अगर आप पेंसिल या चम्मच को रखिएगा तो थोड़ा सा क्या होती है, चम्मच या पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है। क्यों, इसलिए क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, जब हम किसी शीशे की गिलास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबाते हैं या उसमें रखते हैं तो मुड़ी हुई नजर आती है। और ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जड़ की सरफेस के अंदर पेंसिल जो सीधी होनी चाहिए मुड़ी नजर आती है। यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का वही नियम लागू होता है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की क्या हो जाती है मेरे भाई, तो झुक जाती है। हमेशा याद रखिएगा अगर कोई भी शीशा में अगर कोई भी शीशे की गिलास में अगर आप पेंसिल और चम्मच को रखते हैं तो थोड़ी मुड़ी हुई नजर आती है। क्यों, तो जब हम किसी शीशे के गिलास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल का थोड़ा आंशिक रूप से उसमें रखते हैं तो मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। जड़ की सरफेस के अंदर पेंसिल जो सीधी होनी चाहिए वो मुड़ी हुई नजर आती है। और यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का वही नियम लागू होता है। जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है मेरे बच्चों, सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में प्रवेश होती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है मेरे बच्चों, तो मुड़ जाती है। ये बात आप सभी को क्या है याद रखना है। ओके, चलिए जैसे देखिए यहाँ पे कुछ फेनोमेना आप सभी के सामने हो रहा है। देखिए ये क्या है, एक ग्लास है जिसमें पानी रखा हुआ है और इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए पेंसिल रखा हुआ है और ये पेंसिल देखिए थोड़ा सा क्या है
कुछ देखिएगा परपेंडिकुलरी क्या होती है, थोड़ा सा मुड़ी हुई क्या नज़र आती है, क्यों होती है। तो आप आई होप आपकी जो ऊपर फिनोमेना आप सभी को समझाने की कोशिश किए हैं, और ऊपर थोड़ा सा डायग्राम भी है, आप पीछे वाला ये फिनोमेना याद रखिएगा जो बताया गया, आप सभी को क्या हो जाएगा, तो कंसेप्चुअल अच्छे समझ आएगा। उसके बाद हम लोग आगे भी देखेंगे। ओके, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा चीज़ याद रखिएगा क्या, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी थोड़ा 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद क्लास जब ये पूरी तरह जब चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, उसके बाद अच्छे तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, शीशे के गिलास में रखा सिक्का क्या होता है मेरे उठा हुआ नजर आता है, क्यों। जो लिखा गया पहले चलिए उसको पढ़कर समझाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा हम क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगर बात करें इसमें क्या लिखा है, ऐसी जब हम कोई सिक्का पानी से भरे गिलास में रखते हैं तो देखते हैं कि सिक्का उठा हुआ नजर आती है। यह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा क्या हो जाती है मेरे भाई, ऊपर उठा हुआ नजर यानी प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण की कांच के बर्तन में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से क्या होते हैं मेरे बच्चों, तो भरा नजर आता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी आइडेंटिफाई और उसकी हेल्प से ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग क्या जाने, दो फिनोमेना जाने क्या, अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये अगर मेरा विरल माध्यम है और ये मेरा संगर माध्यम है, एक रेयर मीडियम एक डेंस मीडियम। अगर कोई भी प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, जब कोई भी प्रकाश की किरण को जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कराएंगे तो अभिलंब की क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेंगे तो अभिलंब की ओर दूर हट जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, शीशे के गिलास में रखा सिक्का उठा हुआ नजर आता है, क्यों। ऐसे जब हम कोई सिक्का पानी से भरे गिलास में रखते हैं तो देखते हैं कि सिक्का उठा हुआ नजर आता है। ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण है, कांच के बर्तन में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से क्या होते हैं मेरे बच्चों, तो बड़ा नजर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम के द्वारा क्या आप सभी को यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया। देख लीजिए क्या लिखा गया, देखिए यहाँ पे अलग अलग द्रव्य में पेंसिल की अथवा प्रकाश का झुकाव क्या होते हैं मेरे भाई, अलग अलग होती है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा हुआ होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचलन की दिशा क्या होती है मेरे भाई, तो परिवर्तित हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्टेड इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या होती है, देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चार पर निर्भर करता है। अर्थात अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चारों का अनुपात क्या होती है मेरे भाई, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया जो होती है मेरे भाई, अपवर्तन कोण की जया का क्या होते हैं मेरे भाई, एक नियतांक हो जाती है। इसी स्थिरांक के नाम को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या मेरे बच्चों, उसको कह देते हैं। जैसे अगर बात करें प्रकाश की चार और अपवर्तनांक में क्या, अगर दोनों में कंपेरिजन बात करें क्या हो जाएगी, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चार उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है मेरे बच्चों। किसी माध्यम में किसी मीडियम में प्रकाश की चार कितनी होगी, उस वो किस पर निर्भर करेगा मेरे बच्चों, तो वो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स पर निर्भर करती है। हमेशा याद रखिएगा वो किस पर निर्भर करेगी, तो वो अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। वो किस पर निर्भर करेगा मेरे बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा वो अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश की चार और अपवर्तनांक किसी भी माध्यम में प्रकाश की चार उसके अपवर्तनांक उसके रिफ्लेक्टेड इंडेक्स पर क्या होते हैं मेरे बच्चों, तो निर्भर करती है। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या लिखा गया, गोरीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोरीय हो उसे क्या बोल देंगे, लेंस कहेंगे। यानी अगर बात करें मेरे बच्चों लेंस क्या होती है, तो दो सरफेस से घिरा हुआ कोई मेरे बच्चों पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों सरफेस क्या होती है मेरे स्फेरिकल यानी गोरीय होती है, वह क्या कहलाती है मेरे बच्चों, लेंस कहलाती है। और यहाँ पे अगर बात करें ये जो लेंस होती है, हमेशा याद रखिएगा जैसे अगर मिरर का बात करें तो मिरर का भी दो टाइप्स, एक कॉनकेव मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर, यानी एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। उसी तरह जो लेंस होती है इसका भी दो प्रकार होती है, इसका भी दो, यानी लेंस का भी हमेशा याद रखिएगा दो प्रकार होती है।
एक का नाम क्या है तो कॉनकेव लेंस, एक का नाम क्या होगा मेरे बच्चों कॉनकेव लेंस, और एक का नाम क्या होगा तो कॉन्वेक्स लेंस। एक का नाम क्या होगा कॉनकेव लेंस और एक का नाम होगा कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो कॉनकेव लेंस होती है मेरे बच्चों इसको क्या बोलेंगे तो आउटर लेंस, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस होती है मेरे बच्चों इसको क्या बोल देंगे तो उत्तल लेंस। यानी हमेशा याद रखिएगा लेंस जो होती है, जिस तरह आप सभी कोई मिरर में आप स्टडी किए होंगे तो मिरर जो होती है उसका दो टाइप्स होती है, एक का नाम कॉनकेव मिरर और एक का नाम कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसी प्रकार लेंस का भी दो टाइप्स होगा, लेंस का भी दो प्रकार, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। यानी लेंस का भी दो टाइप्स होती है, एक कॉनकेव लेंस और एक क्या होती है मेरे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होती है। दोनों चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जिस तरह हम लोग मिरर में डिस्कशन किए थे। चलिए यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार बाहर की ओर हो उसे क्या बोल देंगे उत्तल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह अपने से गुजरने वाली प्रकाश के किरणों को क्या करती है मेरे बच्चों अपसरित करती है। अपसरित करने का मतलब देखिए मेरे बच्चों ये क्या है तो एक तरीके से मेरा क्या है तो ये कॉनकेव लेंस है। जिससे अगर बात करें कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में अगर कंडीशन का बात करें तो इसमें एक कंडीशन होती है, तो हमेशा याद रखिएगा क्या, हमेशा याद रखिएगा कॉनकेव लेंस क्या बोलेंगे वैसा लेंस जिसका टॉप पॉइंट, यानी मेरे बच्चों वैसा लेंस जिसका टॉप पॉइंट क्या होती है तो ठीक यानी मोटा होती है और जिसका बीच का भाग क्या होती है ठीन होती है। तो वैसा लेंस जिसका टॉप पॉइंट यानी शीर्ष भाग क्या होगा मोटा होगा, बीच का भाग पटरा होगा तो उसको अवतल लेंस बोलेंगे। और कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का कंडीशन क्या होती है वैसा लेंस जिसका टॉप पॉइंट क्या होती है, वैसा लेंस जिसका टॉप पॉइंट क्या होगी थीन होगी और उसका बीच का भाग क्या होगा मेरे बच्चों तो मोटा होगा यानी ठीक होगा, उसको क्या बोल देंगे तो उत्तल लेंस। यानी हमेशा याद रखिएगा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में यही डिफरेंस होती है कि वैसा लेंस जिसका टॉप पॉइंट यानी शीर्ष भाग क्या होती है मोटा होती है और बीच का भाग पटरा होती है, और उत्तल लेंस में याद रखिएगा वैसा लेंस जिसका टॉप पॉइंट थीन होती है और बीच का भाग क्या होती है ठीक होती है, क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। वही बात लिखा गया। देखिए क्या होगी कोई भी प्रकाश की किरण देखिए ऐसे आ रही है, लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही है और सभी किरण देखिए एक बिंदु पर जमा हो रही है और जिस बिंदु पर जमा हो रही है वही क्या करेगा मेरा फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकस। चलिए कॉनकेव लेंस देखिए क्या है मेरे बच्चों, यहां पे अगर बात करें कॉनकेव लेंस क्या है तो देखिए अगर बात करें कॉनकेव लेंस क्या होती है वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों के अंदर की ओर वक्रित हो उससे अवतल लेंस बोलेंगे यानी कॉनकेव लेंस बोलेंगे। और इस लेंस को अभिसारी लेंस बोलेंगे क्योंकि अपने से गुजरने वाली किरणों को क्या करते हैं मेरे भाई तो अपसरित करते हैं, यानी ऐसे क्या करते हैं मेरे बच्चों अपसरित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है कॉनकेव लेंस है, टॉप पॉइंट थी ठीक और बीच पॉइंट का क्या होती है मेरे भाई थीन होती है। किरण आई दोनों ये प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्ट हुई और दोनों देखिए मिलती हुई प्रतीत हो रही और यहाँ से अपसरित हो रही है। ये कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा तो ये कॉनकेव मिरर का कंडीशन होगा, सॉरी कॉनकेव लेंस का कंडीशन हो जाएगा। ओके अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सभी गोलीय लेंस के प्रत्येक पृष्ठ एक गोले के भाग होते हैं, इन गोलों के केंद्र को लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और इस C1 और C2 से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है तो मेरे बच्चों अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में डिस्कशन करें तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मुख्य अक्ष किसी लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली एक इमेजिनरी सीधी रेखा क्या होती है मेरे लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके अगर बात करें मेरे बच्चों अगर ऑप्टिकल सेंटर के बारे में डिस्कशन करें, अगर मेरे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर के बारे में डिस्कशन करें तो देख लीजिए लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। यानी हमेशा याद रखिए लेंस का जो केंद्रीय यानी जो सेंटर पॉइंट होती है वही मेरा ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ओके वही ऑप्टिकल सेंटर होगा और इससे प्राय अक्षर O से रिप्रेजेंट किया जाता है और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली किरण बिना क्या होती है मेरे विचलन से क्या होती है निर्गत हो जाती है। एपर्चर क्या होती है तो गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों एपर्चर कहलाती है। पतला लेंस क्या होगी तो ऐसा लेंस जिसका द्वारक की रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा, यानी वैसा लेंस जिसका द्वारक जिसका एपर्चर
मेरे बच्चों क्या होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होती है, ऐसे लेंस को, ऐसे लेंस छोटे द्वारा के क्या होते हैं मेरे बच्चे, तो पतले लेंस कहलाता है। अगर बात करें उत्तर लेंस का मुख्य फोकस क्या होती है, उत्तर लेंस का मुख्य फोकस क्या हो जाएगी, तो उत्तर के पर मेरे बच्चों, उत्तर के मेरे बच्चों क्या हो जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरण आपतित होती है और ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर एक बिंदु पर आकर अपसरित हो जाती है मुख्य अक्ष पर। यह बिंदु क्या कहलाता है मेरे बच्चों, तो लेंस का फोकस कहलाता है। अगर यही बात करें तो आउटर लेंस का मुख्य फोकस क्या हो जाएगी, तो आउटर लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर
चलिए देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक स्टडी किए थे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे फिर देख लेंगे। हाँ, यहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। अगर बात करें हम लोग